ओके, सो चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमने कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा था, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बताओ जरा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल रिसोर्स? व्हाट? फॉसिल फ्यूल, कोल, यू हैव टू गिव प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज मतलब वो जो पहले के टाइम में प्रेजेंट थे लेकिन हम उसको यूज नहीं करते थे अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की तरह, लेकिन अभी जो रिसोर्सेज मिले हैं हमें उसको हम यूज करते हैं, और जो नेचुरली रिसोर्स हमें मिलते हैं उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, वी कैन डिफाइन नेचुरल रिसोर्स इन, ये हमने 9th में पढ़ा था कि नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया है वो है नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज जो होते हैं उसे हम दो में डिवाइड हमने किया था, याद करो। एक तो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स, मेन विजिबल है थोड़ा सा बंद कर दो। मेन रिसोर्सेज, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज गिवन बाय नेचर। अब एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि देखो सपोज दिस इज अर्थ, अभी जो भी अर्थ के ऊपर है, लैंड में है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब वाटर है, हाइड्रोस्फीयर, इसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन तीनों को मिला के हमने बोला बायोस्फीयर। तो ये हमने पहले क्लियर किया था। बायो मीन्स होता है लिविंग, ठीक है। इन तीनों को मिला के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, किसकी हेल्प से? इन रिसोर्सेज की हेल्प से। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी है, पहले 9th में हमने पढ़ा था। तो बायोटिक मीन्स हो गया जो भी लिविंग है, और एबायोटिक जो भी नॉन लिविंग है, ठीक है। ये सारे दोनों कंपोनेंट बोलते हैं हम, जो भी बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक जो लिविंग है, कौन कौन से आएंगे इसमें लिविंग में? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म सारे जो भी होंगे वो सारे आ जाएंगे बायोटिक में। एबायोटिक जो है उसमें आ जाएंगे हमारे कौन से सोर्स? नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये सारे हमारे एबायोटिक में आते हैं, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट जो है किसकी हेल्प से फूड बना रहे हैं? एबायोटिक की हेल्प से फूड बना रहे हैं। प्लांट्स, अब लिविंग में हमने लिया प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक, इसको हमने बोला लिविंग, इसको बोला हमने नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी बायोस्फीयर, ठीक है। एंड नॉन लिविंग में आपको क्या क्या आ जाएगा? सॉइल है, एयर है, सनलाइट, वाटर एटसेट्रा, ठीक है। नाउ वी नो दैट ये क्या है? ये हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ओके, अंडरस्टूड। सो वी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ये प्लांट्स किसकी हेल्प से फूड बना रहे हैं? इसकी हेल्प से फूड बना रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सारे हमारे हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं नेचुरल में भी, एक तो हो गया एग्जॉस्टिबल, एक नॉन एग्जॉस्टिबल। अब रिसोर्सेज को अगर फिर से हमने डिवाइड किया, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, गोल्ड पेट्रोलियम हो गया, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो हमें पता चल गया, हमने बहुत बातें भी की थी, गोल्ड जो है पेट्रोलियम हम कैसे करेंगे। दूसरा क्या है जिसमें ये सारे आते हैं? नॉन एग्जॉस्टिबल, अनलिमिटेड है, बहुत सारा है, हमें पता है सनलाइट में भी खत्म नहीं होने वाली जब तक सन है। उसको एक तरह बता देते हैं, सॉइल है, एयर है, वाटर है, बहुत सारा है, बहुत सारी सॉइल है, एयर भी
वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन लिमिटेड भी नहीं है, अनलिमिटेड है। बट ये क्या हो सकता है, पॉल्यूट हो सकता है और हमारे यूज में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर हमें क्या बताएगा कि आप इन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करो, सस्टेनेबल, लगातार, मतलब आने वाली पीढ़ियों तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको इस तरीके से मैनेज करना है सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, जिससे उसका यूज भी हो। हमें ये नहीं कहना है कि कोल एंड पेट्रोलियम खत्म होने वाले हैं तो आप बंद कर दो गाड़ी चलाना, अभी हमें करना ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च नहीं करनी, फैन नहीं चलाना, हमें ऐसा नहीं करना है, यूज करना है लेकिन प्रॉपर वे में, और ऐसा करना है कि वो खत्म ना हो, इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो और नेक्स्ट जनरेशन तक भी रहे। ऐसा नहीं कि सारा कुछ आप अभी खत्म कर दो, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है नेचुरल रिसोर्स का, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। देखो, हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है, हमेशा नेचर से जुड़ा हुआ है। हमेशा हम जो भी फेस्टिवल मनाते हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग ही होता है, सीजन से अकॉर्डिंग होता है। उत्तरायण आएगा तो ठंडी का मौसम है, तो हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू दैट सीजन होता है कि इस सीजन में हमें खाना चाहिए, ठीक है। होली है, दिवाली, हम सारे जो भी कल्चर है हमारा, पहले से ही हमने हमेशा नेचर का ध्यान रखा है, डाउन टू अर्थ रहते थे, नेचर के बिल्कुल पास रहते थे, कभी भी उसको हार्म नहीं पहुँचाते थे। हमेशा हमने देखा भी है, इसमें लिखा भी हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कि सारी धरती जो है वो हमारी फैमिली जैसी है, और अर्थ को हमने मदर बोला है, मदर नेचर, तो उसको हम हार्म कैसे पहुंचा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट ऐसा करना है कि आप उसका यूज बंद नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा आपने उसको इस तरीके से निकाला। सपोज मान लो हम माइनिंग कर रहे हैं या हम कोल पेट्रोलियम हम जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, इतना मत करो कि पूरी अर्थ एकदम ऐसी हो जाए कि कुछ बचे ही ना उसमें, है ना। इतना इतना खोदते जाओगे तुम अंदर तक, तो फिर क्या बचेगा उसमें, पूरा वीक हो गई एक टाइप से, ठीक है। यूज करना है, वाइजली करना है, और आगे जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है, नेचर के साथ चल के उसका यूज करना है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में यही है हमारा कि हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे करेंगे, कैसे हमें उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। देखो, अब वी कैन सी एवरीवेयर, कोई भी चीज़ें हैं, आप अपने आप को देखो, यहाँ देखो, बुक है, ये है, ठीक है, तुम्हारे क्लोथ्स हैं, खाना है, हर चीज़ आपको नेचर से ही मिलती है। कोई चीज़ बताओ जो आपको नेचर से नहीं मिलती हो, या तो आपने बनाई होगी, रॉ मटेरियल आपने कहाँ से लिया होगा, नेचर से लिया होगा। तो कोई भी आप ऐसे इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपने बिना नेचर की मदद के आपने उसे ले लिया। डेस्क है, लकड़ी से बनी है, वुड से, नेचर ने दिया है, कपड़े आपके नेचर से मिले हैं आपको, कुछ भी इमेजिन करो, कुछ भी, खाना पीना, आपकी बुक्स है, आपके बैग हैं, कपड़े हैं, एवरीथिंग, हमने हर चीज़ जो है वो नेचर से ही, नेचर ही प्रोवाइड करती है। और तो क्या हो गया, इसमें क्या करना है कि नेचर के साथ हमारी हार्मोनी बनी रहे। हार्मोनी मतलब बैलेंस बना रहे, कोई बिगड़ना नहीं चाहिए। कि हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किसके साथ साथ आपका नेचर को नहीं बिगाड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक बहुत डेवलप हो गई हमारी कंट्री। मान लो हमने क्या किया, हमें यहाँ फैक्ट्री लगानी है, हमें यहाँ इंडस्ट्री लगानी है, और हमने बहुत सारी लगा दी, लेकिन आपने क्या किया, सपोज हमें इस एरिया में करना है, हमने पूरा फॉरेस्ट कट कर दिया, ठीक है, फैक्ट्री लगा दी आपने, आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसका असर आपको कब पड़ेगा, आपने पूरा फॉरेस्ट वहाँ से कट कर दिया, एयर पॉल्यूट होगी, आपने वहाँ का फ्लोरा पूरा डैमेज कर दिया, फना डैमेज कर दिया, जितने वहाँ पे इंसेक्ट है, एनिमल्स है, ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड, ऊपर रहते थे, आसपास की एयर पॉल्यूट जो एयर प्योरीफाई होती थी, उतना बड़ा एरिया लॉन्ग टाइम के बाद इफेक्ट दिखाएगा आपको कि आपने कितना नुकसान पहुँचाया है, ठीक है। तो हार्मोनी में रहना है, आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो करना ही करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि साथ साथ आप पूरे नेचुरल रिसोर्स को खत्म कर दो, वो बैलेंस में होना चाहिए। ये चैप्टर अगर आप देखो ना तो सिलेबस के ऐसे हिसाब से कि अरे कुछ नहीं है, पढ़ लेंगे, ऐसे इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर आप अर्थ में रहते हो, ठीक है, अर्थ में हमारा प्लेनेट इतना अच्छा है, तो उसमें अगर हम रह रहे हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ें आपको नेचर ने दी है उसको आप कैसे यूज़ करें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ इसको ऐसे मत देखना कि मुझे 4 क्वेश्चन याद करने हैं और एग्जाम में आगे एंड हो जाएगा, नहीं, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन अर्थ एंड दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, एयर अर्थ में जो भी चीज़ है, एयर का कंपोजिशन हो, वाटर परसेंटेज हो, ओजोन लेयर हो, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो लाइफ है अर्थ में। एक प्लैनेट अर्थ ही है जिसमें की लाइफ है,
तो एवरीथिंग, सपोज मैंने बोला एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, है ना, है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। अब डिफरेंट गैसेस का परसेंटेज 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, तो ये परसेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। परसेंटेज भी इम्पोर्टेंट है कि एवरीथिंग, कोई भी चीज, कितनी चीज भी आप लिखोगे ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज अगर ये परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज हुआ तो वो इफेक्ट डालेगा। जैसे ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन बन रही है, अगर वो डिप्लीट हो रही है तो लाइफ इफेक्ट पड़ेगा ना उस पर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, लाइफ पे पड़ेगा असर। ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, लाइफ पे पड़ेगा। और वाटर है, ग्लेशियर है जो हमेशा बर्फ से रहते हैं, वो मेल्ट होने लग गए बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इससे लाइफ पे असर पड़ेगा। तो एवरीथिंग, इतनी चीजें कि आपके एनवायरनमेंट में गैसेस का परसेंटेज कितना है, या आपके वाटर में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या फिर एनिमल्स रहते हैं, उसका इफेक्ट भी पड़ता है। सपोज हमारे यहाँ बहुत स्नेक निकलने लग गए, ठीक है, फूड चेन में आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो आपने कहा स्नेक तो हमारे किसी काम की नहीं है ना, हमें अगर काटेंगे तो हम मर जाएंगे, तो अपने सारे साफ कर दिए, तो हम सोचेंगे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन फर्क पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब उस फूड चेन में, उस नेक्स्ट स्टेप में जो थे, जो जिन पर वो फीड करते थे, वो अचानक बढ़ने लग जाएंगे। वो बढ़ेंगे तो वो जो बीमारियां करते थे, वो जिनको खाते हैं वो कम होने लग जाएंगी। आया समझ में? अगर रेट बढ़ गए तो कितना नुकसान करेंगे सोचो। जितना उनको फूड चाहिए अब उससे ज़्यादा चाहिए, अब नहीं मिलेगा तो वो और ज़्यादा लेंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उसके नीचे वाले खत्म हो जाएंगे, वो ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो जिसको शिकार करते हैं वो खा जाएंगे, पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। और नॉट ओनली चेन, पूरी फूड वेव डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें यही नहीं करना है, हमें मैनेजमेंट करना है। कोल आपको चाहिए, देखो हमें चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते, पेट्रोल के बिना आप नहीं रह सकते, हम व्हीकल के बिना नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि आपको एक जगह पे 4 लोग को जाना है फैमिली के, तो चारों कार लेके जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि एक कार में 4 जा रहे हैं। तो यही है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो 9th में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी नेचुरल रिसोर्स के बारे में, उसी का आगे है फॉरेस्ट है हमारा, वाइल्ड लाइफ है, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई है हमारे इन्वायरमेंट में उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यस देखो, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। एक और चीज़ है, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे अर्थ के पास, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, नहीं पता, रियली नहीं पता होता है। आप बिल्कुल एरिया चले जाओगे, गांव में चले जाओ, मान लो अभी की बात कर रही हूँ, पहले के लोग तो बहुत कुछ करते थे, अभी तो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है। मान लो किसी के घर के पास कोई इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसका जो वेस्ट निकलता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, वो पानी में जा रहा है। अब उन्हें पता ही नहीं है कि वो पानी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारी डिजीज हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस लानी पड़ेगी। तो पहले तो प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए। आपके एयर पॉल्यूशन में ऐसे एक्चुअली आपको होता क्या है, क्या नुकसान पहुँचता है, हमें पता होना चाहिए। पता ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, भले हो रहे बीमार, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। एक देखो यहाँ पर पेज नंबर ओपन करो, पेज नंबर कौन सा है जिसमें ग्राफ बना हुआ है? यहाँ पर ये देखो दिखाया गया है कि गंगा का जो वाटर था बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया था। एक टाइम था गंगा वाटर बहुत पॉल्यूट हो गया था, उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, जब टेस्ट किया गया तो उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला था। ह्यूमन एक्टिविटी से वो फैलता है, ह्यूमन के फीकल मैटर में होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो जब टेस्ट किया गया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट निकला था गंगा वाटर में, और गंगा को हम सबसे ज़्यादा पवित्र रिवर मानते हैं, उसका पानी पीते हैं, हर चीज़ में यूज़ करते हैं। तो उसके बाद चलाया गया 1985 में गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, ठीक है। बहुत सारा इसके एफर्ट किया गया था गंगा को स्वच्छ करने के लिए। तो बहुत रियली बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, और इतना टेस्ट किया गया था कि गंगा का पानी जो है अभी पीने लायक नहीं रहा। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद जब देखा गया कि ये तो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो गंगा एक्शन प्लान चलाया। तो ये देखो, ये वाला, ये देखो, ये ग्राफ जो है, दिस वन यू हैव टू सी दिस ग्राफ। यहाँ पर क्या है, नीचे टोटल कॉलीफॉर्म काउंट लेवल इन गंगा। कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, इट मीन्स पॉल्यूशन है। इफ दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन वाटर, इट मीन्स क्या होगा कि पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और यहाँ दिखाया हुआ है नंबर, कितना काउंट है पर 100 ml, ठीक है।
तो यहाँ से हमें देखना शुरू करना है। ये है गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी निकलती है, राइट। गंगोत्री, अब देखो यहाँ पर रेड वाला जो है वो 2007 का है और ब्लू वाला 2011 का, जो मैंने सर्वे किया था उसका है। 2007 में देखो यहाँ पर गंगोत्री में कम है, फिर कैसे रेज हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, ऐसे देखो ये अमाउंट जो है वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का रेज हो रहा है। और कुछ सालों में ही 8 9 10 4 इयर्स में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, देवप्रयाग में कितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया है। देखो कितना, जो ब्लू लाइन है वो है 2011 की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ऐसे वाटर को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली, आपको बहुत सारी डिजीज होगी ही, क्योंकि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है बहुत सारे डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो गंगा जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, काव्य ये पढ़ना है। The Ganga runs its course over 2,500 kilometers from Gangotri in the Himalayas to Ganga Sagar in the Bay of Bengal. It is being turned into a drain by more than 100 towns and cities in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal that pours their garbage and excreta into it. Largely untreated sewage is dumped into Ganga every day. In addition, think of the pollution caused by other human activities like bathing, washing of clothes and immersion of ashes or unburnt corpses. And then industries contribute chemical effluents to Ganga's pollution load and the toxicity kills fish in the large section of the river. Namami Gange program is an integrated conversion mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014. It was launched to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of river Ganga. The national mission for clean Ganga is implementation being set up in the October 2016. So, ये क्या है, पॉल्यूशन ऑफ द गंगा कहाँ से निकलती है, 2500 किलोमीटर का रन करती है गंगा जो है, गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में जाके मिलती है। बीच में बहुत सारी सिटीज आती है और वो अपना सारा कचरा जो है, एफ्लुएंट इंडस्ट्री है या सीवेज कुछ भी है, गंगा जी में डालती है, ठीक है, डालते थे। तो जब देखा गया कि इतना सारा गार्बेज जा रहा है, इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो स्पेशली क्या किया गया कि प्रोग्राम चलाया गया क्लीन, कौन सा है ये, नमामि गंगे, ठीक है। नमामि गंगे जो अभी चला है हमारा क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, वो नया नहीं है, उसी को बढ़ाया गया था। मोदी ने चलाया ना जो गंगा का, और उसके बाद नर्मदा का चलाया था। कौन सा है, नाम क्या है नर्मदा का, नमामि नर्मदे की स्वच्छ नर्मदा क्या है प्रोजेक्ट चलाया है जो है ना, तो वो उसी का था। 2014 में लॉन्च किया गया था, फिर बहुत सारा उसके लिए एफर्ट किए गए थे और उसी को फिर आगे बढ़ाया है क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, जो अक्टूबर 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था, आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। क्योंकि नमामि गंगे प्रोग्राम था, उसी को आगे बढ़ाया गया। क्यों, वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व रखने के लिए। इट्स आवर ड्यूटी टू कंजर्व आवर फ्लोरा एंड फौना एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना भी हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम चलाया गया। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर जो है 5R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, 5R रूल बनाया गया। पहला R है हमारा रिफ्यूज, दूसरा है रिड्यूस, थर्ड इज रीयूज, fourth one is repurpose, and fifth one is recycle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल है, ये जो लॉ है 5R, पहले ये 3R था, अभी क्या हुआ है 5R, 2R इसमें और ऐड कर दिए हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल। पहले था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो क्या है ट्रिपल R बोलते थे हम उसे, तो किसी न किसी फॉर्म में इसका क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। रिफ्यूज, सबसे पहले रिफ्यूज, व्हाट इज रिफ्यूज, मना करना। सबसे पहली चीज तो हमें रिफ्यूज करना है, किसके लिए रिफ्यूज करना है, जो चीजें हमें लगता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी हेल्थ को या सबकी हेल्थ को, किसी को अगर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रही है तो आप उसे मना करो। लाइक पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन हमें पता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, पॉलीथीन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, तो क्यों ना हम उसे मना करें। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पॉलीथीन बैन है, रियली वहाँ पर यूज नहीं होता है,
बट यहाँ पर बैन होती है, 10 दिन बाद फिर शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्यों ना हम करें। इसमें क्या है, आपको ना ये नहीं देखना है कि सारे लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल एफर्ट करेंगे ना तो भी कुछ चेंज आ जाएंगे, अदरवाइज आप गवर्नमेंट में बैठे रहोगे, सब करते हैं तो हम करेंगे, ये लोग ये नहीं कर रहे, सबके बोलते हैं इंडिया तो ऐसा ही है, देखो कितना कचरा फेंकते हैं। हम लोग भी तो फेंकते हैं, हम लोग अपना अपना देखते हो, तुम हम तो नहीं करते। कहीं भी यार एक से क्या होगा, तुम एक में नहीं, तुम सब में एक से ही मिलकर सारा बना हुआ है। तो अपना सुधार करोगे तो सबका सुधार होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली हमें क्या करना है, रिफ्यूज जो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, उसे हम रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आर का मतलब है रिफ्यूज, मना करो, से नो। ठीक है, रिफ्यूज का मतलब क्या हो गया, से नो। लाइक पॉलिथीन, एक पॉलिथीन की बात करते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, यू देख प्लास्टिक जिसका नाम लूंगे ना वही बोलना, से नो टू प्लास्टिक। इसके अलावा एग्जांपल दो, वेट हार्मफुल गैस हाँ, लाइक बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक का हो गया, इसके अलावा बोलो मीरा। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने चाहिए जो एनवायरनमेंट। वही तो पूछ रही हूँ, एग्जांपल बताओ, तो पॉलिथीन हो गया, सेकंड क्या हुआ, प्लास्टिक। नो टू चाइना। थोड़े ना आंसर दो प्रॉपर वे में। सीएनजी तो अच्छी है, सीएनजी का यूज करो, जो मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ओके, डोंट डिस्कस आपस में नहीं। तो जो बायोडिग्रेडेबल है चीजें, उनको हम यूज कर सकते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो रही है, बहुत साल लग रहे हैं, उसे आप कम यूज कर सकते हो। और जैसे कि सीएनजी का यूज करें हम लोग, क्लीनर फ्यूल है। दूसरा एमिशन ऑफ सीएफसी, इसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, हर एक कमरे में एसी लगाने की क्या जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है, फालतू चल रहा है, तो आप ऐसा कम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है रिफ्यूज। रिफ्यूज क्या मना किया, नहीं हमें यूज नहीं करना, हमें पॉलिथीन यूज नहीं करनी है। अब रिड्यूस, अब हर चीज को तो आप मना नहीं कर सकते। अब मैंने बोला कि एसी कम लगाओ, अब बोलोगे एसी के बिना तो मैं नींद नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि पेट्रोल का कम यूज करो, मैंने ये नहीं, रिफ्यूज, हमें पेट्रोल यूज ही नहीं करना है, हमें गाड़ी ही नहीं चलानी है, पैदल ही जाना है हमें हर जगह, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हर चीज का रिफ्यूज पॉसिबल नहीं है, देन यू कैन रिड्यूस, आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, पॉलीथीन अगर बंद नहीं हो रही है तो आप पॉलीथीन जो दूसरी वाली होती है, बैग्स जो होते हैं, वो इतना पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते। आप बैग लेके जाओ, आप जूट के बैग्स लेके जाओ, कपड़े वाले बैग लेके जाओ, ठीक है, वो पॉलीथीन जो होती है बिल्कुल थिन सी होती है, उसका यूज नहीं करो। पेपर बैग यूज करो, एनवेलप यूज करो। तो यहाँ पर क्या है, रिड्यूस का है, कम करो। ठीक है, जिसको आपको लगता है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं रह सकते उसके बिना, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते हो। तो जो फालतू चल रहा है उसे बंद करो, फालतू फैन चल रहा है उसे बंद करो, लाइट की जरूरत नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं तो लाइट बंद करके जाओ, रिड्यूस करो। आप जिस कमरे में नहीं है वहाँ लाइट, पंखा, एसी सब कुछ ऑन है, तो आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, आप ये नहीं कहोगे कि हमने पैसे दिए हैं, हम पे कर रहे हैं, बिजली का बिल हम भर रहे हैं, वी कैन यूज, नहीं, यू कांट यूज, बिकॉज नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसका सबको मिलना चाहिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, खत्म नहीं भी हो रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। अगर आप ही सारा करोगे दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा, व्हाट हैपेंड, तो रिड्यूस करो, मतलब कम करो। अब रिड्यूस के बाद आएगा, थर्ड आता है हमारा रीयूज। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे जैम की बॉटल होती है, जाली की बॉटल्स होती हैं, जैम वगैरह आता है तो जब वो फिनिश हो जाए तो जरूरी नहीं कि उसे फेंक ही दिया जाए, उसमें आप कुछ और स्टोर कर सकते हो ना। जैसे अभी हमारी पल्सेस हो गई, कुछ हम रखते हैं और रखते ही हैं, पिकल्स वगैरह होते हैं, तो रीयूज करो। क्यों? क्योंकि उसको दोबारा से रिसाइकिल करने में अमाउंट, लेबर, टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें खर्च होगी, जैसे लाइट भी लगेगी, मशीन लगेंगे, लोग लगेंगे। तो जहाँ पर आप रीयूज कर सकते हो वहाँ हम रीयूज करना चाहिए हमें। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ फेंक ही दी जाए, नई ली जाए। हर बार दिवाली में नए बर्तन खरीदने जरूरी नहीं है। ठीक है, हर बार एक चीज़ आया और हर चीज़ को यूज एंड थ्रो करना जरूरी नहीं है। जो है सिर्फ उसे ही करो थ्रो, जो आप रीयूज कर सकते हो। क्यों? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होने से बचेगा।
लेबर कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, और हो सकता है तो हम लोग कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम करना है आपको, ठीक है। देन रीपर्पस, रीयूज नहीं कर सकते जिन चीज़ों को, तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, यूज योर ब्रेन एंड रीपर्पस क्या होता है, जो हम लोग नया अक्सर है ना ओरिजिनल कॉम्पिटिशंस होते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो जैसे कि कप होते हैं टूट गए, मग होते हैं टूट गए, हैंडल्स वगैरह, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्लांट लगा सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है, डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। तो ये है रीपर्पस, नया आया है ये वाला आर्ट जो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम यूज कर सकते हैं, आप उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज करो, दैट इज रीपर्पस। एंड लास्ट वन इज रिसाइकल, रिसाइकल करना, पेपर है रिसाइकल होता है, ग्लास है रिसाइकल। अब सोचो ये ग्लास है वाला है, रीयूज वाला है, ग्लास है, उसको दोबारा मेल्ट करना, दोबारा बनाना, कितना ज़्यादा मेहनत लगेगी, मेहनत भी और बहुत सारी चीज़ें, जो भी फैक्ट्री है उससे एमिशन होगा गैसेस का, टेम्परेचर कितना होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो चीज़ें रिसाइकल नहीं कर सकती या कई टाइम के बाद करेंगे ना, एक दो बार रीयूज करो, तो कुछ चीज़ें जो थी अब फर्स्ट आया रिसाइकल, उसे रिसाइकल करो, जैसे पेपर है दोबारा बनाओ, पेड़ काटने की जगह इससे अच्छा है कि आप पेड़ काट के नया पेपर बना रहे हो, उसको यूज़ करो जितनी बार वो हो सकता है, तो ये है रिसाइकल। So these 5 R is very important. We have to follow this rule. हमें ये करना चाहिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हमें वाकई में यूज करना चाहिए, ठीक है। हम कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम कर सकते हैं कि इन सबका अपन रोज डेली कहीं ना कहीं हम करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी एक्टिविटी से ऐसा करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स को डैमेज हो रहा है या हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। सोचो, दिमाग लगा के सोचो कि आप इंडिविजुअली आप क्या एफर्ट कर सकते हो, हम अकेले भी करेंगे तो काफी कुछ सुधार आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, हो गया, समझ में आया सबको। तो रोज की डेली की नीड्स, डेली के काम, इनमें जो चीजें हैं उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा काम हम करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहे, ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज ना हो, बेसिक नीड्स भी पूरी होती रहे, और लास्ट की क्या है, ऐसा करके हम क्या करेंगे, एक तो एक इसका मेन फंडा क्या है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का, सारे रिसोर्स जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सबको मिल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ के पास पैसे उन तक पहुंच रहा है हर चीज़, जिनके पास नहीं है उन्हें दो टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिसोर्स सबके लिए है, सबके पास पहुंचने चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट जनरेशन तक भी रहनी चाहिए, ठीक है, ओके।